हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। तो देखिए, क्वाड की मीटिंग हुई विदेश मंत्रियों को और 5 बड़े फैसले लिए गए। उससे चीन हिल गया। चीन ने ऑफिशियल बयान जारी किया और कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या क्या है, ये सब कुछ चर्चा करेंगे। जैसे क्वाड देशों ने समुद्री सुरक्षा के लिए किस नई निगरानी पहल की शुरुआत की है। ठीक है, एआई इंगेज नाम का पहल शुरू किया है, वो किस क्षेत्र के मामले में है। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। जैसे माँ बेटे ने अलग अलग क्षेत्रों में मेयर बने हैं विदेश में भारतीय, वो चर्चा करेंगे। और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन उससे पहले बताऊं कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ था अभी, प्रीलिम्स का, और उसमें 40 से ज़्यादा सवाल पूछे गए, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के। तो वो एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखेगा। और आपको बताऊं कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए स्पेशल बैच शुरू हो चुका है, और वो बैचेज का जो डेली क्लासेस हैं, पीडीएफ, वो सिर्फ और सिर्फ ऐप पर ही मिलेगा, शार्प लर्निंग ऐप पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग जो मई 2026 में हुई है, तो कहाँ पर आयोजन किया गया? आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में ये आयोजन हुआ। नई दिल्ली में कहाँ पर हुआ? हैदराबाद हाउस में ये आयोजित किया गया था। 11वीं मीटिंग थी और 4 जो सदस्य देश हैं उसके उन सब ने समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सहित कई ऐतिहासिक समझौते पर सिग्नेचर किए हैं। ठीक है, और इस मीटिंग में कौन कौन थे? ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ये हैं, इनका नाम है पेनी वोंग। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। और जापान के विदेश मंत्री, इनका नाम क्या है? तोशिमित्स। ठीक है, तोशिमित्स मोटेगी, ये नाम है इनका। क्वाड के देशों की ये मीटिंग हुई थी। और क्वाड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये 4 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उसका एक रणनीतिक मंच है। इसकी शुरुआत पहली बार 2007 में हुई थी, लेकिन 2017 में इसे नए सिरे से जो है ना सक्रिय किया गया, मजबूत किया गया। उद्देश्य इसका है कि हिंद और प्रशांत यानी हिंद महासागर ये पूरा, और इधर प्रशांत महासागर, इस क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला, समावेशी और नियम आधारित कूटनीतिक माहौल वहां पर बने, रणनीतिक संतुलन हो। ठीक है, हालांकि ये कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में हिंद महासागर या कहें प्रशांत महासागर खासतौर पर, ठीक है, यहाँ पर जो चीन का बढ़ता हुआ दबदबा है आर्थिक और सैन्य, तो उसको संतुलित करने की कोशिश इसकी ये है। तो ये जो है ना वो समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, क्रिटिकल मिनरल्स, 6G वगैरह वगैरह सब चीज़ों में काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वाड देशों द्वारा समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू की गई नई निगरानी पहल, उसका नाम क्या है? क्या नाम होगा इसका? इसका नाम है IPMSC, यानी इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन। ये जो पहल है, ये इनिशिएटिव है, इसके तहत क्या होगा कि चारों देश जो है ना वो, यानी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये समुद्र में इमरजेंसी सिचुएशंस में राहत कार्य के लिए आपस में सूचनाओं का डेटा साझा करेंगे। क्वाड देशों की जो नई समुद्री निगरानी योजना है, इसका जो शुरुआती फोकस है वो हिंद महासागर क्षेत्र है, उसको मजबूत करना है, यानी इंडियन ओशन रीजन जो है ना वहाँ पर मजबूत करना है, ताकि ये ऐसा गठबंधन हो जाए जो हिंद महासागर में जो चीन की जो उपस्थिति बहुत ज़्यादा और उसकी जो कार्रवाई हो रही है, यानी उसकी निगरानी वगैरह, वो उन सब पे एक तरह से नज़र भी रखा जाए उस चीज़ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वाड देशों ने पैसिफिक आइलैंड फोरम, उसके सभी देशों को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए किस नेटवर्क को बिछाने की प्रतिबद्धता जताई है? आंसर क्या होगा? अंडर सी केबल नेटवर्क। ठीक है, अंडर सी केबल नेटवर्क। तो पैसिफिक आइलैंड फोरम है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये फैसला जो ना मई में अभी जो क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई उसी के दौरान हुआ है। समुद्र के भीतर जो केबल बिछाए जाएंगे, प्रशांत महासागरीय जो द्वीपीय देश हैं उन सबको कनेक्ट किया जाएगा। एक्चुअल में पैसिफिक आइलैंड फोरम है क्या, वो देखते हैं हम, मैप के जरिए चीज़ों को समझते हैं। प्यारा भारत रहा अपना, और पैसिफिक ओशन की ओर चलते हैं, और ऐसे जगह पर जिसको इंडियन ओशन का द्वार कहा जाता है अमेरिका से जब निकलते हैं तो। ठीक है, तो पैसिफिक
आइलैंड फोरम जो है ना, PIF, ये प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो द्वीपीय देश है उसका एक बहुत एक इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये पूरा इस क्षेत्र में ये काम करता है, ठीक है, यहाँ पर ये काम करता है। और इसका मुख्यालय सुवा, फिजी में है। सुवा फिजी की राजधानी जो है। 18 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें, और इसको 3 मुख्य भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से भाग हैं? एक मेलानेशिया, जो ये वाला रीजन आप देख रहे हैं ना, ये वाला मेलानेशिया हो गया। फिर माइक्रोनेशिया, इधर वाला जो हिस्सा है माइक्रोनेशिया हो गया। और फिर पोलिनेशिया हो गया, ये वाला जो हिस्सा है वो। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो है ना इसी क्षेत्र में ये देख रहे हैं आप, बहुत सारे आइलैंड कंट्री हैं। तावालू है, टोंग है, न्यूआ है, आपको वनुआता है, न्यू कैलेडोनिया है, तावुलू है, सोलोमन है, किरिबाती है, तो मार्शल आइलैंड्स है, तो मतलब बहुत, फिजी भी है। तो इन सब क्षेत्रों में यहाँ पर अंडर सी केबल नेटवर्क पूरा बन जाए। दरअसल अभी बहुत सारी इन सब में से बहुत सारे देशों तक नेटवर्क नहीं पहुंचा, और कुछ तक पहुंचा है तो उसकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत कम है। देखिए, दुनिया भर में जो हम आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअल में अंडर सी केबल के ज़रिए ही इंफॉर्मेशन पहुंचता है। आप जो सोचते हैं कि हमारे मोबाइल में या आपके लैपटॉप में ये टावर से आ गया ठीक है, या वाईफाई है, या फिर आप जो मोबाइल में ही इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो सोचते हैं कि हमारा ये वायर्ड नहीं है। एक्चुअल में ये वायर्ड होता है, ठीक है। ये तमाम देशों के बीच में कनेक्शन जो होता है वो अंडर सी केबल के जरिए होता है। तो ये इसी को ये कनेक्ट करने की ये बात है। और ये खबर एक बार और देख लीजिए कि क्वाड देशों ने ये तय किया है कि हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्यों ज़रूरी है, क्यों यहाँ पर? क्योंकि ये जो देश है ना, एक तो डूब भी रहे हैं, जलवायु परिवर्तन जैसे हो रहा है तो पानी का लेवल ऊपर बढ़ रहा है। दूसरी जो उसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहते भी हैं, ठीक है। दूसरी वजह यह है कि चीन जो है ना इन सब पर नज़रें रखता है कि चीन, मतलब आप देखिए ना क्या होता क्या है, जब भी अमेरिका या जो अमेरिकी देश है वहाँ से जब चलते हैं तो उसके लिए आने के लिए ये एक तरह से रूट यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। इधर से आने जब तमाम जो सी है, जहाज वगैरह ये इधर आते हैं तो वो इस तरीके से एशिया की ओर इस तरफ अगर आएंगे अमेरिका से होकर, तो ये वाला रूट जो है ना वो क्लियर रहे, इसके लिए जो क्वाड देश हैं वो इस पर ध्यान दे रहे हैं। क्लियर होगी बात? चीन जो है प्रभावी ना हो पाए इसके लिए। अगला क्वेश्चन है कि क्वाड देशों के द्वारा शुरू की गई AI इंगेज पहल जो है ना उसका संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? अब क्या कहेंगे इसका, क्या आंसर देंगे इसका? इसका आंसर होगा क्या? मॉडर्न एग्रीकल्चर, यानी आधुनिक कृषि। ये जो है ना मेन मकसद इसका यही है, इसका AI इंगेज का। तो AI इंगेज का फुल फॉर्म क्या होता है इसका? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर एम्पावरिंग नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये यहां पर मैंने लिख भी दिया है ये है। और ये फैसला मई में हुआ, अभी जो क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई उसके दौरान। इस इनिशिएटिव के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स उसका उपयोग करके किसानों को बेहतर फसल उपज और खाद्य सुरक्षा के साधन दिए जाएंगे। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए AI इंगेज पहल। इसके तहत 6 इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए $6 मिलियन से अधिक रकम का पुरस्कारों की भी घोषणा कर दी गई है, ठीक है। ये पुरस्कार भी दिए जाएंगे इसके तहत, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा उसके द्वारा। ओके, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट, ये सारी बातें यहाँ पर जो है मैंने बताई आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हैं, लेकिन अगर आप इसका PDF चाहिए तो वो शार्प लर्निंग ऐप पर डेली का PDF फ्री होता है, डाउनलोड कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ पर करंट फोर्स की तैयारी के लिए बेसिक मेंबरशिप है जो कि SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है। इसमें PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट, ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब होता है। डेली का PDF इसमें यूट्यूब वाला ही होता है, लेकिन वीकली, मंथली, क्वार्टरली वो अलग होता है। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं, तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी। एक और बैच है वो अलग है, ये ISPCS एडवांस करंट फोर्स प्रोग्राम है।
और इसमें क्या है कि आपको स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं। जैसे ये जो है ना वो बैच अभी अभी शुरू हुआ है, पुराने बैच के स्टूडेंट को भी मर्ज किया जा रहा है जो ISPCS ले रखे थे, लेकिन इसमें अलग से डेली के क्लासेस हैं। उसमें जो क्वेश्चंस भी हैं वो स्टेटमेंट वाइज हैं, जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, जो UPSC और PCS में जो जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा संडे को स्पेशल क्लासेस हैं, इसके टेस्ट सब कुछ अलग हैं। तो पूरी तरह से एक प्रोग्राम है जो कि खास तौर पर IPCS एग्जामिनेशंस के लिए। आप देखिए कि UPSC में अभी कितने क्वेश्चन आए हैं, 40 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस आ गए हैं। और जिन लोगों ने करंट अफेयर्स पर ध्यान नहीं दिया था उनके पेपर खराब हुए हैं, जिन्होंने ध्यान दिया उनकी थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन इस बार बहुत ही कठिन प्रश्न भी थे। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर, ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के तहत किस देश में बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की योजना बनी है। तो कहां पर पोर्ट को जो है ना बहुत बेहतर ढंग से डेवलप किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के तहत। पायलट प्रोजेक्ट मतलब प्रयोग के तौर पर, ठीक है, ताकि दूसरे देशों में भी इसको आजमाया जा सके। आंसर क्या होगा? फिजी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि जो पैसिफिक ओशन है वहां पर चीन की जो रणनीति है उसको फेल करने के लिए क्वाड अपनी तरफ से ये मेहनत कर रहा है। तो आंसर फिजी है। और एक्चुअल में फिजी कहाँ पर है मैप के जरिए दिखाते हैं हम। प्यारा भारत है। और फिर आगे बढ़ते हैं अब। और इस तरफ जो अभी मैंने मैप भी दिखाया था, इधर ऑस्ट्रेलिया है और इधर ये सारे जो देश हैं उसी में ये द्वीपीय देश है और ये है फिजी। ठीक है, तो फिजी में ही यहाँ पर पोर्ट का विकास किया जाएगा बड़े पैमाने पर। ये साझेदारी जो है ना मुख्य तौर पर जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये एक तरह से प्रमुख समुद्री गलियारा कहेंगे हम। मैंने अभी बताया था कि अमेरिका या उस तरफ से उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जब कोई शिप आता है, रूट जो है ना वो एक तो यहाँ से भी है, इधर से ऐसे आते हुए, ठीक है। ये आइलैंड्स के आसपास से ही गुजर के आता है। क्यों? तमाम जहाज क्यों? क्योंकि उनको रसद वगैरह और रुकने वगैरह, या मौसम खराब हो गए तो पोर्ट के पास पहुंच गए, इन सब के लिए बेहतर चीज़ें होती हैं। तो इस गलियारे को इसको अमेरिका नहीं चाहता, क्वाड देश नहीं चाहते हैं कि ये चीन के पाले में जाए। ठीक है, तो इसीलिए क्वाड के जो देश हैं वो शुद्ध तौर पर इस यहाँ पर बंदरगाह का विकास करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और इसी के साथ जो है ना पूरा जो प्रशांत क्षेत्र है यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि अंडर सी केबल भी डाला जाएगा और ये केंद्र जो है ना उसका फिजी ही बनेगा। ठीक है, फिजी अगर हम देखेंगे वो कहाँ पर है, आप देखिए फिजी ये मेलानेशिया में है। ओके, एक द्वीप समूह देश है, राजधानी सुवा है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं नाइकामा लाल बलवू, प्रधानमंत्री है सेतिवेनी रूबिका। अब मुद्रा यहाँ पर चलती है फिजियन डॉलर। ठीक है, और फिजी को ही क्यों चुना गया इसके लिए, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से ये प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक तरह से चौराहे की तरह है। ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया, अमेरिका इन सबको जोड़ने वाले रूट के बीचों बीच में स्थित है। इसलिए क्वाड देशों ने मिलकर इस क्षेत्र को कम से कम चीन के प्रभाव से दूर करने के लिए ये कोशिशें की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्या जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 5 महत्वपूर्ण समझौते, वैसे समझौतों की संख्या काफी ज्यादा है, वो सब के बारे में हम आपको बताते हैं अभी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड देशों ने ये समझौते किए। क्या क्या है, एक तो ये देख लीजिए, ये क्या है, मैरीटाइम एंड ट्रांसनेशन सिक्योरिटी, इसको लेकर ये सारी चीजें ये तय की गई हैं। इसमें क्या है, तो इसमें यह है कि IPMSC, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन, तो इस पहल की शुरुआत की गई है और इसी के तहत इसका ध्यान क्या है, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी को, सूचनाओं को साझा करना है ताकि हम निगरानी वगैरह बेहतर ढंग से कर सकें। ठीक है, तो इसका भी विस्तार किया जाएगा। इसका विस्तार इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस वहाँ तक किया जाएगा इसको। ठीक है,
और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जो है ना वो क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन उसकी मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, एक आयोजन होने वाला है। आतंकवाद विरोधी अभ्यास आयोजित किया जाएगा क्वाड के देशों के द्वारा। सितंबर या 2025 में ही एक कार्यशाला हुई थी। अब जून 2026 में ऑस्ट्रेलिया में जो है ना राज्य प्रायोजित आतंकवाद और मानव रहित विमान यूएवी इन सब पर केंद्रित एक टेबल टॉप अभ्यास भी किया जाएगा इसके जरिए। ठीक है, इससे पहले भारत के द्वारा किया गया था मेजबानी 2025 में, अब ऑस्ट्रेलिया के लिए किया जा रहा है। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, ये देखिए, आर्थिक समृद्धि और ऊर्जा सुरक्षा। इसको लेकर कई एग्रीमेंट हुए हैं और उसमें क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर तय हुआ है। क्वाड एक नए जो है ना वो क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव फ्रेमवर्क उसकी घोषणा की गई है। महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उनके खनन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, निवेश, इन सब के लिए आर्थिक नीतियों का समन्वय स्थापित किया जाएगा आपस में। ठीक है, ये क्रिटिकल मिनरल्स के तौर पर किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी बात क्या है, फिजी में मैंने बताया था पोर्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत बंदरगाह बुनियादी ढांचा उसको बेहतर किया जाएगा। अंडर सी केबल, ये भी देख लीजिए आप, अंडर सी केबल जो मैंने अभी क्वेश्चन में भी लिया था, तो उसको लेकर भी सिग्नेचर किया गया है। क्या कि वहाँ पर पैसिफिक आइलैंड फोरम जो है उसके देशों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, इंटरनेट, उसके लिए सी अंडर सी केबल वो स्थापित किया जाएगा। अगला क्या है टॉपिक जो एग्रीमेंट हुए हैं, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी यानी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर समझौते हुए हैं। कौन कौन से, जैसे पलाऊ में 5G और भविष्य में 6G रोड मैप उसको लेकर ये तय किया गया है कि आगे बात हो। ठीक है, भरोसेमंद। तो जो फरवरी 2026 में कुछ तय हुआ था तो उसको और बेहतर किया जाएगा, वहाँ पर सुरक्षित 4G और 5G उसकी कनेक्टिविटी को बेहतर की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल आइडेंटिटी गाइड, इस पर भी मतलब फैसले हुए हैं और इसमें यह है कि सीमा पार व्यापार और टेक्नोलॉजी जो है ना उसके तालमेल को आसान बनाने के लिए डिजिटल कुछ मानक पहचान किया जाएगा, ताकि क्या होगा कि उसके जरिए तेज़ी से सामानों की जो है ना आवाजाही बहुत तेज़ी से हो सकेगी। ठीक है, AI एंगेज आधुनिक कृषि, उसके बारे में मैंने बताया, उसको लेकर एग्रीमेंट किया गया है कि एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सेंसिंग, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और है वो है मानवीय सहायता और आपदा राहत। उसके लिए है ना स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य क्षेत्रों से मदद की जाएगी और इसके लिए जो है ना $50 मिलियन से अधिक का वो एक पूरा मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ हो, ताकि कहीं भी अगर आपदा आती है तो सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में हम वहाँ पर जाकर मदद कर सकें। ठीक है, आपदा राहत में भी मदद कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो एग्रीमेंट हुए हैं महत्वपूर्ण। अब आप देखिए कि क्या हुआ है, ऐसे ही मत सोचिए कि और मतलब ये जो है नॉर्मल सी बात है। आप देखिए कि इसके जरिए चीन को एक तरह से घेरने की पूरी कोशिश कर दी गई है। हम युद्ध नहीं करने जा रहे हैं, हम चीन का जो प्रभाव है वो जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश, जहां पर चीन का प्रभाव नहीं है वहां पर उसका प्रभाव ना हो, अपना प्रभाव हो, ये क्वाड देशों ने कोशिश करनी मतलब प्रयास करने की कोशिश की है। ठीक है, प्रयास किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाँ, क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग के दौरान या उसके बाद कह सकते हैं, भारत ने किस देश के साथ क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मेटल्स यानी दुर्लभ जो मृदा तत्व हैं उनके खनन, प्रोसेसिंग और आपूर्ति, इसके जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उस पर सिग्नेचर किया है। तो भारत ने किसके साथ किया है, ये महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा USA। अभी UPSC एग्जामिनेशन में प्रश्न आया था
रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर कि कितने रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, तो 17 टोटल भारत सरकार ने तय किए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा या सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, या सबसे ज़्यादा जो रेयर अर्थ मेटल कहाँ पर है, तो चीन में है। उसके बाद किसका स्थान है, उसमें ऑप्शन में एक जा था कि भारत, तो नहीं, भारत तो नहीं है, उसका अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश हैं। ओके, तो ये देख लीजिए जो फ्रेमवर्क तय किया गया ना, ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, स्पेशल न्यूज़ भी इसको लेकर आया है। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो महत्वपूर्ण खनिज है, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उसका खनन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, उसकी जो और उसकी सप्लाई चेन है उसको सुरक्षित करना है, ताकि चीन का जो एकाधिकार है उसको कम करने की कोशिश की जाए। और इस फ्रेमवर्क का जो पूरा नाम है, वो जो नाम है वो इंडिया यूएस फ्रेमवर्क ऑन सिक्योरिंग ऑफ सप्लाई इन द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ्स, ये है। ठीक है, तो 26 मई को ये सिग्नेचर किए गए हैं, इस पर फ्रेमवर्क पर सिग्नेचर कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि खनिजों, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उसको ज़मीन से निकालने के बाद उसके इस्तेमाल करने लायक, रिफाइन करके प्रोसेस करने, इन सब में कोई एक देश अपनी दादागिरी ना चला सके, जैसे चीन कर रहा है। ठीक है, दरअसल क्या है, भारत में भी रेयर अर्थ मेटल्स काफ़ी हैं, लेकिन हमारे पास उसको प्रोसेस करने की तकनीक ही नहीं है। तो हम चाह रहे हैं तकनीक मिले, तो उसके लिए अमेरिका और बाकी देशों, जैसे यूरोप के कई देश हैं, उन सब से जो है ना वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें तकनीक मिले, टेक्नोलॉजी मिले। और अभी अमेरिका से इसके लिए हमने, यानी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उन्होंने जो ना एग्रीमेंट कर लिया है। ठीक है, तो ये एक सिग्नेचर कर दिया है, एक महत्वपूर्ण बात है। ओके, तो रेयर अर्थ मेटल्स जो है ना वो है। अच्छा, इस दौरान अभी कुछ वक्त पहले भारत ने अमेरिका के साथ कई सारी रणनीतिक और मतलब इस क्षेत्र में, खासतौर पर जो तकनीक से संबंधित क्षेत्र है, उसमें कई समझौते भी किए अमेरिका से। जैसे पैक्स सिलिका का समझौता हुआ था फरवरी 2026 में, जो सिलिका होता है ना उसको लेकर, और जो चिप वगैरह है, सेमीकंडक्टर है, उसको लेकर ये है। एआई अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप भी किया हुआ है भारत ने उसके साथ। फोर्ज पहल में भारत ने सिग्नेचर किया हुआ है। फोर्ज है फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रेटजिक इंगेजमेंट, ये भी जो है ना उसी से रिलेटेड ही है, तकनीक से रिलेटेड। तो ये है, और अब एक नया फ्रेमवर्क सिग्नेचर हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्यालय का नाम क्या है, मदर हाउस, उसका दौरा किया, जो काफ़ी चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? FCRA जो प्रस्तावित कानून है उसको लेकर काफ़ी चर्चा में रहा है। तो किस देश के, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर होगा इसका USA, अमेरिका के विदेश मंत्री वो वहाँ पर पहुँचे थे। और ये वीडियो देख रहे हैं जो कि मार्को रूबियो ने जो है ना वो अपने ट्विटर हैंडल पे डाला था, तो मैंने वहीं से उठा लिया है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो मुद्दा क्या है उस चीज़ को समझिए कि एक तो अचानक कई सारी चीज़ें हैं। पहले तो इसकी चर्चा कर लेते हैं, ये जो यात्रा हुई है। तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो वो अपनी वाइफ के साथ थे, 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे 23 मई को। तो सबसे पहले वो कोलकाता पहुंचे और शुरुआत ही उन्होंने की कोलकाता में स्थित जो सेंट टेरेसा, जो या अब पहले मदर टेरेसा कहते थे, उनको सेंट की उपाधि मिल चुकी है। जो सेंट टेरेसा की जो संस्था है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उसका जो मुख्यालय है मदर हाउस, वहाँ का दौरा किया। करीब 1 घंटे तक वो मदर हाउस में रुके, वहाँ के जो तमाम नन हैं यानी सिस्टर्स हैं उन सब से मुलाकात की, और फिर इसके द्वारा जो एक निर्मला शिशु भवन जो एक अनाथालय है वहाँ का भी दौरा किया। अच्छा, क्यों ये चर्चा में रहा, पूरी दुनिया में इसकी खबर है। ठीक है, यहाँ पर मदर हाउस में पहुँचने की ऐसे समय में ये यात्रा हुई यहाँ पर जब भारत में FCRA कानून में बदलाव करने के लिए एक नया विधेयक लाया जा रहा है। ठीक है, FCRA जो विदेश से जो फंड दान वगैरह मिलता है उसको लेकर FCRA का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। FCRA का एक कानून बना हुआ है भारत में। तो ये चिंता जताई जा रही थी कि
जो संसद में नया संशोधन विधेयक पेश होने वाला है उसके जरिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी सहित भारत में काम करने वाली जो ईसाई संगठनों के लिए विदेशी फंडिंग हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दरअसल ये अभी बात चर्चा में है कि अभी ऑन पेपर सामने नहीं है, लेकिन चर्चा में ये है कि जिस पर भी धर्म परिवर्तन का शक है उसके एफसीआरए का जो अकाउंट है या उसका जो पूरी जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया जाएगा। और साथ ही अगर ऐसा पाया जाता है कि धर्म परिवर्तन उसके ज़रिए हुआ है उस संस्था के द्वारा, तो फिर उनकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये सारा कुछ उसमें है। और अमेरिकी विदेश मंत्री जब भारत आ रहे थे ना, उससे ठीक पहले वहाँ की सरकार के जो मंत्री हैं, मंत्री नहीं, वहाँ के सांसद ने इस बात को, उसका नाम है क्रिस स्मिथ, तो उन्होंने रूबियो से अपील की थी कि अगर वो भारत जा रहे हैं तो इस संशोधन को वापस लेने का दबाव भारत सरकार पर दबाएं। हालांकि सार्वजनिक रूप से कोई मामला नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जाना ही एक तरह से रूबियो का मैसेज है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका दुनिया में अपने आप को बताता भी है कि वो ईसाइयों के लिए बहुत काम करता है। भले ही इजराइल जो है ना, यानी उसका जो समर्थक है वो फिलिस्तीन में या फिर कई और देशों में ईसाइयों के जो मतलब उसके सैनिक जो है ना, वो ईसाई चर्च और ईसाइयों के जो पवित्र जगहों हैं वहाँ पर वो हमला वगैरह की खबरें आती रही हैं अभी हाल ही में, लेकिन फिर भी ये एक तरह से मैसेज देने के काम किया है इन्होंने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महान संगीतकार सन्नी रोलिंस, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था जिनका निधन 25 मई 2026 को हो गया? आंसर होगा टेनर सैक्सोफोन। ठीक है, आपने सैक्सोफोन का नाम सुना है ना, तो उसी का एक प्रकार है, ठीक है, टाइप है टेनर सैक्सोफोन। और जैज म्यूजिक उसके ये बेचैन जीनियस कहे जाते थे, काफ़ी पॉपुलर रहे हैं ये। फोटोग्राफ ये रहा, इनकी उम्र 95 ईयर थी जब निधन हुआ है। अमेरिका के थे ये, मूलतः अमेरिका के ये हार्लेम में, और हार्लेम में जब इनका जन्म हुआ था 1930 में, तब ये जैज म्यूजिक का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। ठीक है, तो बी पॉप एरा कहा जाता है, उसके वो आखिरी जीवित दिग्गजों में से एक थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में त्रिपक्षीय पंचायत चुनाव में देरी के कारण प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी मिली है? आंसर को उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये किया गया है। दरअसल मामला ये है, एक तो बताऊं कि पहली बार प्रधानों को प्रशासक का पद की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल यहाँ त्रिपक्षीय पंचायत चुनाव होते हैं तो उसमें देरी हुई है। ठीक है, कुछ कानूनी अड़चनें थी आरक्षण को लेकर, उसको लेकर तो देरी की वजह से क्या किया गया कि ग्राम पंचायतों की जो 5 साल की अवधि है वो समाप्त हो रही थी, और समाप्त हो रही थी 27 मई को। ठीक है, 26 मई को। दरअसल 27 मई 2021 को चुनाव के बाद पहली मीटिंग हुई थी, तो 5 साल का जो आखिरी डे था वो 26 मई को पूरा हो रहा था और चुनाव हुआ नहीं था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार ने फैसला लिया कि उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए जब तक कि अगला चुनाव नहीं होता है तब तक। ठीक है, कुछ फैसले वो कर सकेंगे, लेकिन बड़े फैसलों के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी होगी। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में भारतवंशी माँ बेटे परवीन रानी और तुषार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का मेयर का चुनाव जीत लिया है? तो ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में। और ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, इतिहास रच दिया है उन्होंने। एक तो आपको बताऊं कि ये जो है ना वो तुषार है, ठीक है, और ये जो है उनकी माँ है परवीन रानी। तुषार सबसे युवा मेयर बने हैं ब्रिटेन के या कहीं इंग्लैंड के, और ये दोनों जो हैं वो वहाँ की अलग अलग जो नगर परिषद है उसके मेयर बने हैं। तुषार तो 23 साल के हैं और उनकी माँ है। तो ये दोनों जो ना वो 2013 में रोहतक से, भारत में रोहतक से ब्रिटेन शिफ्ट हुए थे, नागरिकता ले ली
और चुनाव लड़े और दोनों के दोनों मेयर बन गए हैं। वहाँ के मेयर के पास ज़्यादा पावर होती है, पुलिस वगैरह जो है ना सिटी की मेयर के अंडर में ही होती है। भारत में मेयर की बहुत ज़्यादा मतलब पावर नहीं होती है अगर आप तुलना करें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब देशों की तुलना में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव युक्त चंद्र मिशन भेजने का लक्ष्य रखने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है? तो है चाइना। ये खबर क्यों है चर्चा? एक देखिए, एक नया उसने अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट हालांकि पहले से है, लेकिन एक नई बात की है उसने। चीन ने इस और कदम बढ़ाते हुए 24 मई को अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना किया है। उसका जो अपना स्पेस स्टेशन है त्योंगयांग, उसमें। और उसका कहना यह है चीन का कि इनमें से 3 जो है ना, इनमें से एक अंतरिक्ष यात्री 1 साल तक वहां पर रहेगा। मतलब ये इतिहास का अब तक का, मतलब चीन के अंतरिक्ष इतिहास में अब तक का सबसे लंबा मिशन होगा, जब एक अंतरिक्ष यात्री इतना लंबे समय तक रहेगा और इंसानों के शरीर में जो बदलाव होंगे उन सबको रिसर्च करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो उसी कड़ी में ही है। दरअसल क्या है कि उसकी महत्वाकांक्षा है, चाइना की प्लानिंग है कि 2030 तक मून पर लैंडिंग हो सके, मानव लैंडिंग हो सके। और अमेरिका और चीन के बीच में एक तरह से होड़ लगी हुई है। ठीक है, आपको पता होगा कि अमेरिका ने, यानी नासा ने, अमेरिका की जो एजेंसी है स्पेस एजेंसी नासा, तो उसने 2028 तक चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य रखा हुआ है। चीन ने 2030 का लक्ष्य रखा है, 2 साल आगे का। लेकिन ये है इंपॉर्टेंट बात, पड़ोसी देश है, ये हो रहा है तो चर्चा में है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है दिवस। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इबोला वायरस को ग्लोबल हेल्थ कंसर्न घोषित करने के बाद पहली बार भारत के किस शहर में इस वायरस का संदिग्ध मरीज जो है ना वो सामने आया है? भारत के आंसर क्या होगा इसका? बेंगलुरु। बेंगलुरु में नया मामला है और ये न्यूज देख रहे हैं, सस्पेक्टेड केस है। 26 मई को वहां पर एक पेशेंट मिला जिसको जो इबोला के जो सिम्टम होते हैं, जैसे शरीर में दर्द है, मतलब इबोला के जो सिम्टम है ना उसमें कई सारे ज़्यादातर सिम्टम जो है ना वो एक सामान्य जो वायरल बुखार होता है उस तरह का होता है। लेकिन इस पर चिंता क्यों व्यक्त की गई? क्योंकि इस महिला की जो यात्रा है ना वो युगांडा से हुई थी, युगांडा से आई थी वो अभी हाल ही में। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद ही फिर बीमार हो गई। तो फिर जब पता चला कि युगांडा से आई हैं तो फिर वहाँ पर उनको बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशंस की तरह उनको रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया और नज़र रखी जा रही है। सैंपल जो है ना वो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान जो संस्थान है तो वहाँ पर यानी NIV उसको भेजा गया है। ठीक है, और सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इबोला जो है ना वो, उसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, ये गंभीर संक्रामक और घातक वायरल जो फीवर है, इसमें ब्लीडिंग होने लगता है बॉडी के अंदर भी और बाहर भी, हेमरेजिक है ये। उत्पत्ति कहाँ हुई? कांगो जो है ना, कांगो में एक इबोला रिवर है, तो उसी के पास में पहली बार 1976 में ये वायरस पाया गया था, उससे इन्फेक्टेड व्यक्ति पाया गया था, तो इसलिए नाम इबोला नदी पर ही रख दिया गया था। प्राकृतिक होस्ट है इसका चमगादड़, चमगादड़ लेके घूमते हैं इस वायरस को, लेकिन चमगादड़ पर कोई असर नहीं होता है उसका। ठीक है, और ट्रांसमिशन होता है सीधे नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि ये जो है वो खांसने से या चीज़ों से हो जाए जैसे कोविड-19 था ना, उस तरह से नहीं, बल्कि ब्लड या उल्टी, लार, मल, इन सब के संपर्क में आने से इबोला का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और बैचेज अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। और अगर आप ISPCS की तैयारी कर रहे हैं तो एडवांस बैच है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसके अलावा उसके लिए अलग से बहुत डिटेल में वो वीडियो है डेली का, और
उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हैं, मेंस के लायक क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे क्वाड को लेकर बताया, ये सारी चीज़ें वहाँ थोड़ा एडवांस रूप में दी गई हैं। ठीक है, तो ये वीडियो तो शॉर्ट में है थोड़ा सा, ये बेसिक मेंबरशिप के लेवल का ये है, एसएससी टीचर रेलवे इस सब के लेवल का। इसके लिए ISPCS बैच के लिए अलग से वो देखिएगा ज़रूर आप। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ छूट भी अभी चल रही है इस बैच पे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।